नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। तो भारतीय संसद से जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब संसद को ही वैधानिक सत्ता का अधिकार क्यों प्राप्त है, ये भी जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। तो संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अब संसद ही भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्यों है, इसको भी जान लेते हैं। तो संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। यह द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली वाली व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। इसीलिए भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति किसके पास है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को संसद में नामांकित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है एक स्थायी निकाय है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि 6 वर्ष है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता गुलाम नबी आज़ाद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वे महाराष्ट्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और वे 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरे। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या डैश है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या 550 रहती है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 550 एवं 2। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, गणेश मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है, और ये 15 मई 1952 को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1956 को हो गई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, और इसमें भी पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर थे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, पीएस संगमा जिनका निधन हाल ही में हुआ है, किस अवधि के दौरान लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं? तो पीएस संगमा जो है 1996 से 1998 के दौरान लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 से 1998। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं?
तो सुमित्रा महाजन जो है इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और सुमित्रा महाजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और वे इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सदस्य पूछा है, लेकिन उसके बाद ये पूछ दिया गया है कि जो राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या तो 552 होती है, लेकिन यहाँ पूछा है कि जो राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 530। तो लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। और ये 530 सदस्य जो है राज्यों से चुने जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करता है। इसीलिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 होती है। तो यहाँ हमारा जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 530 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 100। अब अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किए गए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1951 से 1952। और यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन एक कारण दिया गया है। अभिकथन दिया है भारत एक सार्वभौम देश है और कारण है इसकी संसद दिल्ली में है, उत्तर चुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अब कारण अभिकथन की उचित व्याख्या क्यों नहीं है? क्योंकि भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसकी संसद दिल्ली में स्थित है। इसीलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है डैश। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है। तो लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10वां। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 साल है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण सन 1921 में शुरू किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1927। और संसद भवन के निर्माण की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी और संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए लागत आई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो सेम पिछले ही जैसा क्वेश्चन है, पिछले में पूछा गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी और इसमें पूछ दिया कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। तो सेम दोनों क्वेश्चन है, बस शब्द अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। और ये मैंने पीछे बताया भी है कि भारत का उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ऐसा करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अन्य न्यायालयों के पास नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। और वहीं हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सेम पिछले वाले ये क्वेश्चन है यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और ये सारे जितने प्रश्न बताया जा रहा है ये सारे प्रश्न जो है वो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी के सभी जो जितने भी प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय के क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है पीछे, तो इसके सही आंसर हो जाएगा 65 साल, ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है, राज्य राज्यपाल एवं विधानमंडल। तो राज्य राज्यपाल एवं विधानमंडल के टॉपिक से देखेंगे कि एनटीपीसी के एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और इस वीडियो में जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जाएगा। जितने भी एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया जाएगा, जो केवल महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वही 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975। तो 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1967। आपको बता दें कि वर्ष 1967 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। कालांतर में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना।
तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1967। तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो अभिकथन और कारण वाले हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में सही से नहीं पढ़ते हैं अभिकथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो दिया है वो भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना से ज़्यादा है, और कारण दिया है भारत राज्यों का एक संघ है, सही विकल्प चुने। तो इस तरह से ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के। तो एक एक करके पहले विकल्प पढ़ लिया जाए, उसके बाद सही आंसर का पता लगाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी जो है वो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही लग रहा है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़कर ही निकाला जाता है। ये तो हो गया अभिकथन के बारे में। अब जो कारण दिया है भारत राज्यों का एक संघ है, इसे देख लेते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है या नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। वही अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 35 वर्ष। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 157 के अनुसार होती है, और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 योग्यताएं होती हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वही 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब विधायकों को अलग अलग 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा उपराज्यपाल, क्योंकि भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता यानी योग्यता क्या है? तो भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता 25 वर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो पवन कुमार चामलिंग जो है वो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो है वो 24 वर्ष से सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, लगभग दिसंबर 1994 से। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो इस तथ्य का सच पता लगाने के लिए सारे ऑप्शन को एक एक करके पढ़ा जाए। तो ऑप्शन ए है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पहले ही पता चल गया, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद जो है वो केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है, ना कि राष्ट्रपति के पद के समरूप। तो जो तथ्य सच नहीं है वो ऑप्शन ए है। बाकी सारे जितने ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी? तो एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन डी सही है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है वो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला टॉपिक है निर्वाचन। तो इस निर्वाचन टॉपिक से संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन मिलकर हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है डैश? तो निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला टॉपिक है आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। तो आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या उसका खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 356। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 को किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1951। तो प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया था तथा दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो संविधान का 93वां संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 93वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। अगला टॉपिक है अनुसूचियाँ। तो अनुसूचिया से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो नागालैंड राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासक के बारे में उपबंध करती है, न कि नागालैंड। अगला टॉपिक है समिति या आयोग। तो समिति या आयोग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एच.एल. दत्तू। तो एच.एल. दत्तू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। एच.एल. दत्तू का कार्यकाल 29 फरवरी 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक रहेगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा है। इनका कार्यकाल 1993 से 1996 तक था और एच.एल. दत्तू जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य आलोक राय बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलोक राय। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, धर आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो धर आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य भाषाई आधार पर आधारित राज्य के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। धर आयोग का गठन 1947 में संविधान सभा द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि 1947 में संविधान सभा द्वारा एस.के. धर आयोग का गठन किया गया था। पुनः कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 1948 में जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सिद्धारमैया के नेतृत्व में आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की समीक्षा हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था और काका कालेलकर ने यह रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया? तो पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नवंबर 1992 में समिति गठित की गई। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनंदन समिति। तो ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम रामनंदन समिति था। अब अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है?
तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। तो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार को बढ़ावा देना है। यूएनओ विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।